हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप तैयारी कर रहे हैं एमपैट की, नेट की, सेट की और इसी तरीके की अन्य किसी एग्ज़ाम की जहां पे रिसर्च मेथोडोलॉजी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं एडवोकेट हैप्पी शर्मा हैप्पी स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे जो कि विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे कि अभी रिसेंटली राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस के लिए एमपैट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। वहाँ पे ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आज हम सेक्शन ए को पूरा पूरा कवर करेंगे और सेक्शन बी और सी के लिए फर्दर हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा लेक्चर सेक्शन ए का, आज उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिसर्च। रिसर्च का शाब्दिक अर्थ क्या है। रिसर्च में दो शब्द हैं, री और सर्च। री जो इसका प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है अगेन, और जो सर्च है सफिक्स जो जुड़ा है सर्च, उसका मतलब होता है मेक नॉन। यानी कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में हम जानकारी जुटाते हैं, उसके बारे में हम सर्च करते हैं। अननोन टू नॉन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं रिसर्च। तो रिसर्च सिंपली देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एज वेल एज रिसर्च। सो हमेशा जब भी पढ़े रिसर्च को तो आप ध्यान रखें कि रिसर्च और इन्वेंशन में डिफरेंस होता है। इन्वेंशन क्या होती है? इन्वेंशन होती है नई चीज़ का आविष्कार, यानी कोई भी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना, किसी भी चीज़ का आविष्कार करना। लेकिन रिसर्च क्या होती है? रिसर्च का मतलब होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़, जो भी कोई एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में ही आप जानकारी जुटाते हैं, उसी को लोगों के नज़रिए में लाते हैं, लोगों के लिए नॉन बनाते हैं। वही चीज़ होती है रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च का मीनिंग हमने देखा। अब रिसर्च जो अपने आप में शब्द है रिसर्च, इसका हर एक अल्फ़ाबेट, जो भी रिसर्च का प्रत्येक अल्फ़ाबेट है वो अपने आप में एक मीनिंग स्पेसिफाई करता है। जैसे कि रिसर्च में आर स्टैंड्स फॉर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग का क्या अर्थ होता है? रैशनल वे ऑफ थिंकिंग का मतलब होता है समझदारी से सोचना। किसी भी जो भी आप टॉपिक चूज करते हैं रिसर्च का, उसको एक प्रॉपर वे में, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ को ध्यान रखते हुए उसके बारे में हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। सेकंड आता है ई। ई जो होता है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, यानी आप एज एन एक्सपर्ट जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको उसी तरीके से उससे डील करोगे। फिर जो इसका थर्ड अल्फ़ाबेट होता है एस, दैट स्टैंड्स फॉर सर्च फॉर सॉल्यूशन, यानी जो भी आपने रिसर्च में सब्जेक्ट मैटर चूज किया है, जो भी आपने प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया है, उसमें फर्दर आगे बढ़ते हुए आप उसमें क्या करते हैं? सर्च करते हैं सॉल्यूशन का। नेक्स्ट इसका वर्ड है ई। ई स्टैंड्स फॉर एग्जैक्टनेस, यानी जब आप रिसर्च आगे जैसे जैसे उसमें फर्दर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जैक्टनेस के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी हम इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम कोई भी आइडेंटिफाई करते हैं अपना सब्जेक्ट मैटर, आगे पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज द इनिशियल स्टेज। तो जैसे ही हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च प्रोसेस की जो इनिशियल स्टेज होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जैसे ही प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो प्रॉब्लम किस लिए आइडेंटिफाई की जाती है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो इसमें नेक्स्ट जो वर्ड इसका अल्फाबेट आता है वो होता है ए। ए स्टैंड्स फॉर एनालिटिक एनालिसिस ऑफ एडिक्वेट डेटा। एडिक्वेट डेटा का क्या मतलब होता है? पर्याप्त मात्रा में, यानी आप पर्याप्त मात्रा में जो भी डेटा अवेलेबल है उसका अच्छे से एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद आप फर्दर आगे बढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट इसका है अल्फाबेट आर। आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड थ्योरीज, यानी ऑलरेडी अगर आप कोई ऐसे सब्जेक्ट मैटर को आपने आइडेंटिफाई किया, ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है जिससे रिलेटेड कोई थ्योरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे रिलेटेड पहले भी कोई रिसर्च की जा चुकी है, और थ्योरीज विभिन्न अलग अलग जो भी थिंकर्स हैं उन्होंने कोई ना कोई थ्योरी दी है, और आज के समय में जो भी फैक्ट्स अवेलेबल हैं उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति रिलेट करते हुए उनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी। सी में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप में हमेशा होना चाहिए, वो है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड का क्या अर्थ होता है? कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप जब भी किसी प्रॉब्लम को देखें तो आप में कहीं ना कहीं उसमें सॉल्यूशन निकालने का एक कंस्ट्रक्टिव वे में अपने आप में उसको कंस्ट्रक्ट करने का भी एक नज़रिया होना चाहिए। फिर उसके अलावा सी का जो अनदर वर्ड अर्थ हैं, जो वर्दी हैं, वो है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और कॉशियस एंड केयरफुल रिकॉर्डिंग, यानी जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, जैसे आप रिसर्च करेंगे तो आपको नई नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में मिलेंगी, तो आप उनको केयरफुली
और कॉशियसली यानी सावधानीपूर्ण तरीके से आप उनको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट अल्फाबेट है एच। एच स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, यानी रिसर्च में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑनेस्टी। क्यों होता है? ऑनेस्टी को हम लिंक करेंगे जो इसमें एथिकल वैल्यूज आते हैं लास्ट में, कहीं जब हमारा लेक्चर का लास्ट चलेगा तब आपको बताऊंगा ऑनेस्टी कहाँ इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है हार्ड वर्क, तो है ही, रिसर्च करनी है तो हार्ड वर्क लगता है। तो ये सब चीज़ है हमारी इसकी, जो इसके अल्फ़ाबेट्स हमको कुछ स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन एक रेडमैन जो है, इसमें रेडमैन एंड मोरे, इनने एक जो इसको डिफाइन किया है अपने शब्दों में, उनको हम देखते हैं कि उन्होंने रिसर्च को कैसे डिफाइन किया है। वो रिसर्च के बारे में बताते हैं कि रिसर्च इज डिफाइंड एज सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। यानी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही जब हमने इसका मीनिंग देखा, इसका इंट्रो देखा, कि जो रिसर्च होती है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है, कोई भी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम अननोन है, उसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी जुटाना। अब वो जानकारी कैसे जुटाना? सिस्टमेटाइज फॉर्म में। और सिस्टमेटाइज का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है साइंटिफिक अप्रोच से, आगे उसको लिंक करेंगे। तो सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के रिसर्च में, सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव अगर हम आंख बंद कर नॉर्मली सोचें तो हम रिसर्च क्यों करते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम जानें और इतना जानें कि वो फेमिलियर हो जाए हमसे। जैसे कि कोई भी घटनाक्रम होता है, कोई भी घटनाक्रम, कोई भी साइंटिफिक घटनाक्रम है, जैसे कि अपन समझ सकते हैं Na+Cl। NaCl नॉन साइंटिफिक पर्सन, यानी जिसका साइंस में स्ट्रीम में नहीं है वो, उसको भी पता है NaCl एक कॉमन सॉल्ट है। तो ये एक फिनोमेना है, ये किसी ने रिसर्च किया होगा और उसके बाद इतना कॉमन हो गया कि सबको पता है, इतना फेमिलियर है हम सब उससे। तो उसी तरीके से ये फेमिलियरिटी की बात करता है कि कोई भी फिनोमेना, कोई भी घटनाक्रम चलता है, जैसे आसमान में इंद्रधनुष, तो ये भी एक घटनाक्रम होता है कि बारिश का होना, उसी वक्त हल्की धूप का होना, और उससे बनने वाला जो भी रोशनी होती है वो बूंदों से, किरणों से कैसे उनका जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, जो भी सिस्टम होता है वो किस तरीके से एक वो फिनोमेना होता है, कैसे इंद्रधनुष बनता है, सबको पता होता है। तो वही चीज़ इसमें कि कोई भी हम रिसर्च करें तो उसको फेमिलियरिटी, यानी उस जो आइडेंटिफाइड जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट की है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, या जो भी, अब रिसर्च के लिए जो भी सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, वो कोई फिनोमेना से रिलेटेड भी हो सकता है। हम किसी भी घटनाक्रम के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। तो उस घटनाक्रम को इतना फेमिलियर कर देना, इतना जनरलाइजेशन उसका कर देना समाज को, कि उसको इतना उसके बारे में इतनी नॉलेज देना कि वो बिल्कुल फेमिलियर हो जाए। तो ये पहला होता है। और उसके बाद न्यू इंसाइट्स में हमने इसमें देख लिया, न्यू इंसाइट्स का मतलब उसके बारे में अनदर जो भी नई नई है। उसके बाद पोएट्री एक्यूरेटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप, यानी एक कोई भी सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, या फिर कोई भी ग्रुप है, या फिर कोई इंडिविजुअल है जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, उसके बारे में एक एक्यूरेटली, जितनी एक्यूरेसी से हो सके उतना एक उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना। नेक्स्ट आता है कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स और सिचुएशंस, यानी कोई भी दो फैक्ट या दो से अधिक फैक्ट हो और सिचुएशन हो, उनके मध्य रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं ढूंढनी होती है। जैसे CID में देखता है कि वो एक सीरियल है, CID मोस्ट फेमस सीरियल है अपने आप में, तो उसमें कहीं ना कहीं किस प्रकार से वो जो भी उनकी टीम है वो फाइंड आउट करती है कि कैसे कैसे सेटअप होते हैं। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप देखा जाता है, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट होता है टू नो एंड अंडरस्टैंड फिनोमेना, ड्रॉ द प्रॉब्लम प्रिसाइजली, यानी कोई भी फिनोमेना है जिसको हमने सब्जेक्ट मैटर के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में समझना, उसको जानना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। रिसर्च जो हम करते हैं किसी भी घटनाक्रम के बारे में हो सकती है, किसी इंडिविजुअल के बारे में हो सकती है, किसी ग्रुप के बारे में हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, तो उससे रिलेटेड, यानी कोई भी अननोन चीज़ है तो उसके बारे में ये सब चीज़ें हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। इसके बाद इसके पर्पस हैं। पर्पस को भी हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है बेसिक, प्योर और फंडामेंटल। ये तीनों शब्द अपने आप में एक ही बात करते हैं, एक जैसे ही शब्द हैं इन तीनों। अब इनका काम जो होता है वो हम अभी देखेंगे। इसमें जैसे एग्जाम में अब कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, रेडमैन थ्योरी जो है, अभी रेडमैन एंड मोरे की जो डेफिनेशन थी उसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है।
पर मेनली यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से होता है कि बेसिक, फंडामेंटल या फिर प्योर जो थ्योरीज हैं, प्योर जो इसके पर्पस हैं वो, और इसके अलावा जो अप्लाइड, एक जो नेक्स्ट है वो है अप्लाइड, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब अपना सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो एक एग्जाम्पल इस तरीके की डेफिनेशन आ जाएगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है, तो ये तीनों ऑप्शन दे दिया जाए कौन सा नहीं है, ये तीनों ऑप्शन होंगे और एक अप्लाइड करके ऑप्शन होगा, तो आपको अप्लाइड पे सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकते हैं। तो बेसिक, प्योर और फंडामेंटल थ्योरी क्या होती है, इसका मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज ओनली। मतलब सिंपली हम कोई भी सब्जेक्ट मैटर जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, अगर उसके बारे में सिर्फ नॉलेज एक्वायर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बेसिक, प्योर या फिर फंडामेंटल का पार्ट होता है। और अप्लाइड का क्या मतलब होता है, अप्लाइड जो वर्ड है वो अपने आप में, उसका शब्द है जो वो अपने आप में उसको समझा रहा है, उसका क्या मतलब है कि अप्लाइड का मतलब होता है कि नॉलेज तो एक्वायर करते ही हैं, साथ में उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं और उसको अप्लाई भी किया जाता है। तो ये है टू एक्वायर नॉलेज और टू नो अबाउट समथिंग इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे। ये किसका मतलब है, बेसिक, प्योर और फंडामेंटल। अब इसको तुरंत कंपेयर करो अप्लाइड और एक्शन रिसर्च से। टू फाइंड सॉल्यूशन टू द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, यानी जो भी आपकी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है उसके बारे में हम सॉल्यूशन भी निकालते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे जब अप्लाइड रिसर्च को हम इसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में, विभिन्न जो इसके टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया है जो फंडामेंटल एम at acquire knowledge or to know about something in a scientific and systematic way. Applied aims at finding or discovering solutions or answers to the identified problem or questions. यानी जो भी आपने जिस भी टॉपिक पर, जिस भी प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन पे आपने उसको लेकर रिसर्च की है उसके बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट आता है अपना मोटिवेशन इन रिसर्च। सिंपल, आपसे मैं कहूँ कि आपको रिसर्च करनी है तो आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। आपको अभी एमपेट का एग्ज़ाम देना है, आपको पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो आपको क्यों करनी है। सबसे पहले तो अपने आप में झांक के हम देखते हैं, तो सबसे पहला जो हो सकता है नेम हो सकता है, फेम हो सकता है, मनी हो सकती है, सोशल सर्विस हो सकती है, सोसाइटी से आपको रेस्पेक्ट चाहिए वो डिज़ायर हो सकती है, और उसके अलावा क्या क्या हो सकती है, आपकी सोशल सर्विस के अलावा क्यूरियस हो सकते हो आप, किसी कोई भी आपने ऐसी समाज में देखा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपने कोई ऐसा घटनाक्रम देखा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, या फिर किसी और ने भी उसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रखी या फिर कर रखी है तो और फर्दर आप करना चाहते हैं, कोई भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है तो आप कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी एक क्यूरियसिटी, आपके अंदर एक क्यूरियसिटी होती है कि आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व करें, कोई भी अनसॉल्व प्रॉब्लम, तो वही एक, वो भी एक इसका महत्वपूर्ण मोटिवेशन हो सकता है। और उसके अलावा सिंपल है डिग्री, यानी आप डिग्री ले लो और उसके साथ जो भी उसके कंसिक्वेंसेस, बेनिफिट्स हैं, जैसे कोई भी रिसर्च की डिग्री करने के बाद आपको कोई पर्टिकुलर जॉब ऑफर की जाती है या फिर कहीं आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो जो भी कंसिक्वेंशियल इसके रिजल्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उनको भी आप लेना चाहते हो। और उस ये जो लिस्ट है ये अपने आप में कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इनके अलावा भी हो सकते हैं, यानी अदर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड। यानी अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था साइंटिफिक मेथड के बारे में, तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, सबसे हमेशा याद रखो साइंटिफिक मेथड का हमेशा मतलब होता है, पहले तो अपन अगर डिफाइन करें साइंस क्या है, तो साइंस अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, लेकिन हम जब बात करते हैं हमारी इस तरीके की थ्योरेटिकल अप्रोच में जब जाते हैं तो साइंटिफिक मेथड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक वे में अगर वो डिफाइंड है, सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है और वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, यानी वो वेरीफाइड है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वेरीफाइएबल है और किसी भी समय पे उसी अकॉर्डिंग, यानी जो भी उसकी थ्योरी है पर्टिकुलर फॉर्मुलेटेड है ऑलरेडी कि किस वक्त कैसे, किस सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करती है, तो वो हर वक्त उस सर्कमस्टांस में उसी तरीके से रिएक्ट किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो वो कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक वे होता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू अ फैक्ट. It involves the collection of facts, analysis of collected facts and logical inferences drawn from the analyzed fact. ये क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि ये सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती है इनटू द फैक्ट्स, यानी जो भी फैक्ट आप कलेक्ट करते हैं रिसर्च में उनमें एक सिस्टमैटिक वे में एक इंक्वायरी की जाती है, किसकी, जो कलेक्टेड डेटा होती है, और जब उसको एक सिस्टमैटिक वे में उसकी एनालिसिस हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है कि जो भी लॉजिकल इन्फेरेंसेस, यानी उसका जो भी आपने एनालिसिस किया है डेटा का, तो लॉजिकली आपकी थिंकिंग क्या है, आपका माइंड कहाँ जा रहा है, आपको क्या लगता है, उस वे में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है,
सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, उसका सिस्टमेटिक वे में उसमें इंक्वायरी की जाए। जब इंक्वायरी हो जाए तो उसके बाद उसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। जो भी कलेक्टेड फैक्ट हैं उनको देखा जाता है, परखा जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उससे इन्फरेंस ड्रॉ होती है, लास्ट में होती है। अब मेथड of inquiry becomes systematic only when the researcher resorts a systematic approach and follows a scientific method of inquiry into the fact under investigation. Research is an endeavor to arrive at certain conclusion through the application of scientific methods. यहाँ बताया साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड का सिंपल यहाँ मतलब बताया है कि कोई भी इंक्वायरी जो है वो साइंटिफिक कब कहलाएगी, वो सिस्टमैटिक ओनली व्हेन द रिसर्चर रिजॉर्ट्स, यानी एक पर्टिकुलर तरीका खोज ले। कौन, जो भी रिसर्चर है। रिसर्चर रिजॉर्ट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड फॉलो अ साइंटिफिक मेथड टू ऑफ इंक्वायरी इनटू अ फैक्ट, यानी वो साइंटिफिक मेथड खोज लेता है कोई भी, जिस तरीके से यानी प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके पे वो चलता है, एक सिस्टमैटिक तरीके पे। सबसे मतलब होता है वो सिस्टमैटिक, यानी कोई भी अपन को छत पे चढ़ना है तो एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद, ये एक सिस्टमैटिक वे होता है। सीधा 4 सीढ़ी कूद के आप नहीं जा सकते, यानी जो भी स्टेजेस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करता है, दैट इज सिस्टमैटिक वे। अब नेक्स्ट आता है द साइंटिफिक मेथड इज लोडेड विद लॉजिकल कंसर्न, यानी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, कंसंट्रेशंस होती हैं, वो बहुत आवश्यक होती है। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आप साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं लॉजिक का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी आपने कुछ भी कह दिया ऐसा है तो वो नहीं माना जाएगा, उसको लॉजिकली प्रूवन होना चाहिए। लॉजिकली हर कोई व्यक्ति उस पर लॉजिक लगा के देखता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, साइंस इज लॉजिकल, एम्पिरिकल एंड ऑपरेशनल, ये 3 शब्द हैं। साइंस इज लॉजिकल, एम्पिरिकल एंड ऑपरेशनल। इनका क्या अर्थ होता है? साइंस या तो लॉजिकल होती है, दिमाग, यानी आप कोई भी चीज़ बताएं या फिर कोई भी चीज़ देखें तो आपको समझ में आ जानी चाहिए क्यों हो रही है, यानी लॉजिक है उसके पीछे। ठीक है। सेकंड, एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है? एम्पिरिकल का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस से उसको ठोक बजाकर हमेशा जांच रखा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो वैसे ही फिनोमेना आपको बाद में दिखेगा, वैसी कोई चीज़ दिखेगी, वस्तु दिखेगी, आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कहाँ से है? वो आपके एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं जनरेट होती है। उसके बाद आता है इसमें एम्पिरिकल हो गया, लॉजिकल हो गया और ऑपरेशनल हो गया, यानी कोई भी चीज़ चल रही है कंटिन्यू, उसमें ऑपरेशन वो कैसे चल रही है, तो वो सारी चीज़ आप उसको घटनाक्रम को निरंतर ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही ऑपरेशनल है। उसके बाद द साइंटिफिक मेथड इंप्लाइज एन ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मेथड्स, दैट इज अ मेथड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और प्रीजुडाइस, यानी साइंस होती है, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसको पहले से ही आप प्रीजुडाइस नहीं हो सकते, यानी पहले से ही आप रिजल्ट किसी एक फेवर में लेकर नहीं चल सकते। अब प्रीजुडाइस होने का इसको भी हम एथिक्स में और डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आता है अ मेथड टू अ सर्टेन डेमोन्स्ट्रेबल क्वालिटी ऑफ अ फिनोमेनन कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड, यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि साइंस हमेशा कोई भी फिनोमेना की बात करेगा तो वो हमेशा वेरीफाइबल होगा, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है अ मेथड वेयरिन द रिसर्चर इज गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। सिंपल, जब लॉजिकल होती है तो वो जो गाइड किया जाएगा उसको, जो साइंटिफिक मेथड वो फॉलो करेगा वो भी कहीं ना कहीं लॉजिकली ही गाइडेड होना चाहिए। अ मेथड वेयरिन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्स इन एन ऑर्डरली मैनर एंड, अब ऑर्डरली मैनर का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने अभी बताया स्टेप वाइज आपको काम करना है, तो वही चीज़ ये बताता है कि जो मेथड है साइंटिफिक में, जो मतलब एक जो मेथड बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का, जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोसीड होता है, आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ऑर्डरली आगे बढ़ता है, एक के बाद एक जो भी कंसेक्यूटिव ऑर्डर डिफाइंड है उसको फॉलो करता है। इसके बाद आता है मेथड दैट इम्प्लाइज इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी आपस में जो उसके अंदरूनी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ लगातार है, कंटिन्यू चल रही है तो कंटिन्यू रहे, या कैसा भी जो भी कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंसी का मतलब जो बात कही है और वो जो बात हो रही है उन दोनों के बीच में कोई ना कोई सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, उनमें अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन सर्टेन पोस्टुलेट्स। कुछ पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स हैं जिन पर बेस्ड होती है साइंटिफिक मेथड्स। फर्स्ट, इट इज लॉजिकल, यानी जो भी होता है इट इज लॉजिकल, दैट इज प्रूफ बेस्ड ऑन रीजन, यानी साइंटिफिक जो भी प्रूफ होता है वो बेस्ड ऑन रीजन, यानी कोई भी रीजन होता है उसके पीछे।
सब समझ रखा है हमने, उन्हीं में से एक कोई पॉइंट्स निकाले हैं पोस्टुलेट्स के रूप में, तो इसको उस तरीके से ध्यान में रखा जा सकता है। अब आई थिंक ठीक है, ये कैसे ओपन है, मुझे इसका थोड़ा, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है, इट इज एम्पिरिकल दैट इज थ्योरीज रूटेड इन फैक्ट्स आर वेरीफाइबल। इसका भी सेम मतलब है कि जो भी एम्पिरिकल है, यानी जो भी आपने आपके एक्सपीरियंस से कैसे भी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, वो भी कहीं ना कहीं आगे भी वो फैक्ट्स और जो भी हैं वो भी वेरीफाइबल है। यानी आपने तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी बात बता दी, वो मैं भी अगर उसको एक्सपीरियंस करूंगा तो वो वेरीफाई कर सकता हूँ, उसको चेक कर सकता हूँ। इट इज ऑपरेशनल दैट इज यूटिलाइज रेलेवेंट कंसेप्ट टर्म्स दैट हेल्प क्वांटिफिकेशन एंड कंक्लूजन। यानी जो भी यूटिलिटीज़ हैं, जो भी जैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं उसको क्वांटिफिकेशन एंड कंक्लूजन। अब ये क्वांटिफिकेशन जो वर्ड है ना, इसको हम आगे देखेंगे। क्वांटिफिकेशन और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक रिसर्च का पार्ट होता है, उसको अभी हम समझेंगे। इट प्रीसपोजेज एथिकल न्यूट्रलिटी, यानी जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करें कहीं ना कहीं एथिकल है कि आप न्यूट्रल रख के वो रिसर्च को काम आगे बढ़ाएं। कैसे? आप पहले से सपोज ना इतना मतलब एक तरफा रिसर्च को ना लेके जाएं, आपने पहले से माइंड बना रखा है कि इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, तो आप न्यूट्रल नहीं है। आप हमेशा उसको बीच में सेंटर में लेके एनालाइज करें, उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। कोई भी रिसर्च रिजेक्ट करनी है या फिर कंफर्म करनी है। अफर्मेटिव रिजल्ट हो सकता है और नेगेटिव रिसर्च का रिजल्ट आ सकता है। आगे हम इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच में इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है। इट इज माइथोलॉजी इज पब्लिक दैट इज मेड नॉन टू ऑल फॉर क्रिटिकल स्क्रूटनी, टेस्टिंग, रीटेस्टिंग। इसका क्या अर्थ है? जो भी आपकी रिसर्च है वो पब्लिक के सामने रखो टेस्टिंग के लिए, यानी पब्लिक भी उसको जांचे, परखे, रीटेस्ट करे, वापस से टेस्ट करे और उसकी खूब क्रिटिकल स्क्रूटनी करे, अच्छे से उसको देखभाल करके। इट टेंड्स टू बी सिस्टमैटिक, साइंस का अर्थ ही सिस्टमैटिक है। उसके बाद इट एम्स एट थियोराइजिंग दैट इट फॉर्मुलेटिंग मोस्ट जनरल और साइंटिफिक थ्योरीज। ये अपन ने स्टार्टिंग में समझ लिया था क्या मतलब है। जनरलाइजेशन, फैमिलियराइजेशन, ये सारा एक ही सिस्टम है कहीं ना कहीं। इट इज प्रपोजिशनल दैट इज इट रिजल्ट इनटू प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शंस दैट कैन बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। यानी जो भी प्रेडिक्शन करके चलते हैं आप, वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि ये प्रूव भी हो सकती है तो इतना लगता है कि प्रूव ही होगी, ऐसा भी नहीं। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी चाहिए कि आपको प्रोपोर्शनल सोचना चाहिए। हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें और उसी अकॉर्डिंग जो भी उस रिसर्च में आगे आप एनालाइज करें डेटा का, जिस भी तरीके से आप डिसीजन लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो कहीं ना कहीं जो भी इन्फ्रेंस आप ड्रॉ करें वो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ करें। उसको चाहे प्रूव या डिसअप्रूव, जो भी आपके सब्जेक्ट मैटर का लास्ट में कंक्लूजन रहे। ये होता है साइंटिफिक मेथड। लास्ट तक का बताया कहाँ से कैसे शुरू करना है, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ना है और कैसे उसको खत्म करना है। इसके बाद आता है डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव। अभी अपन ने बात की थी, अभी मैंने आपको बताया कि डिडक्टिव और इंडक्टिव में हम देखेंगे कुछ चीज़ें कैसे चलती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या है? डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव अप्रोचेस इन रिसर्च। इन ये दो तरीके की रिसर्च होती है। ये बताती हैं कि हमको किसी भी चीज़ को किस तरीके से लेके और किस तरीके से ख़त्म करना है, यानी कहाँ से शुरुआत करनी है। एक में तो बॉटम से स्टार्ट करते हैं, टॉप पे जाते हैं। एक टॉप से स्टार्ट होता है, बॉटम पे आते हैं। तो अब टॉप और बॉटम का क्या मतलब होता है? बॉटम से यानी एक इंडिविजुअली, और टॉप का क्या अर्थ होता है कि अपन कहीं ना कहीं ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है या ऑलरेडी कोई थ्योरी है, ऑब्जर्वेशन है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है, उसको हम शुरू से ऑब्जर्व करना शुरू किया है, उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन जुटाई है, उनके बारे में जानकारियाँ जुटाई, उसके बारे में रिसर्च किया, अननोन टू नॉन भी गए। अब उसके बाद बात आती है दूसरी ऑलरेडी एक थ्योरी है, उसके फर्दर हमने उसको रिसर्च करनी है। और रिसर्च कैसे करनी है? उसको कंफर्म करना है या उसको रिजेक्ट करना है, उसको जांचना है, परखना है। तो वो भी एक वे ऑफ रिसर्च होती है। तो इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, टेंटेटिव हाइपोथेसिस, थ्योरी। ये मैंने एक जो ये पॉइंट्स बनाए, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन होता है, हम कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे तो उसका एक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि रेगुलर वही चीज़ वैसे ही रिएक्ट कर रही है। सबसे पहले तो एक दिन मैंने कोई चीज़ को देखा, फिर 5-7 दिन कंटिन्यू उसका पैटर्न चेक किया कि वाकई में कैसे इसका पैटर्न है, काम करने का क्या तरीका है। फिर उसको रेगुलर जब मैं उसको चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद में मैंने एक दिमाग में हाइपोथेसिस ड्रॉ की, उसको मैंने कंफर्म किया, और कंफर्म करने के बाद एक थ्योरी ड्रॉ की कि हाँ भाई ऐसा होने पर ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल सही था, अभी हम देखेंगे। इसका एक नाम होता है बॉटम अप अप्रोच।
बॉटम अप अप्रोच का क्या अर्थ होता है कि जब हम शुरू करते हैं तो बॉटम यानी नीचे से, सबसे नीचे क्या होता है, एक, ऐसे मान के चलें कि गिनती सबसे नीचे 0 नहीं 1 से शुरू हो और ऊपर जाके कितने पे खत्म हो कुछ नहीं पता, तो शुरू से शुरू करते हैं बॉटम अप अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच यानी हम उसमें जोड़ते चलेंगे, ठीक है। डिडक्टिव का क्या मतलब, हटाते चलेंगे तो लास्ट में थोड़ा सा बचेगा, और इंडक्टिव जोड़ते चलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कम से, तो बॉटम अप। अब कम से कैसे करते हैं, बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन, डिटेक्ट पैटर्न, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस एंड रीच अ कंक्लूसिव थ्योरी, कंक्लूजन और थ्योरी। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि काउ इन माई नेबरहुड आर फ्रेंडली। जैसे मैंने देखा एक हमारे घर पे कोई गाय आती है, मैंने देखा कि यार ये फ्रेंडली नेचर की है। अब मैंने पैटर्न कैसे उसका चेक करूंगा, कि मैं देखूंगा कि हमारे जो आस पड़ोस में सारी गाय क्या फ्रेंडली, ठीक है। जब मैंने देखा कि वाकई में सारी गाय फ्रेंडली है, तो मैंने लास्ट में क्या थ्योरी दी कि सभी गाय फ्रेंडली होती हैं। सबसे पहले मैंने एक गाय पर रिसर्च की, ऑब्जर्व किया उसको, ठीक है। मैंने एक अपने दिमाग में लगाया कि यार गाय फ्रेंडली होती है। मैंने पहली बार एक ऐसा जीव देखा गाय जैसा। आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, मैंने एक ऐसा जीव देखा 4 पैर वाला, उसको मैंने गाय का नाम दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वो फ्रेंडली नेचर का है। तो मैंने वैसे ही जीव जंतु पूरी सोसाइटी में देखे, मेरे आस पड़ोस में देखे, उनका पैटर्न ऑब्जर्व किया, वो भी फ्रेंडली नेचर के थे। तो लास्ट में मैं एक थ्योरी दूंगा कि इस प्रकार का ये जो जीव जंतु है ये फ्रेंडली नेचर का होता है। ये इंडक्टिव अप्रोच है। उसके बाद डिडक्टिव में जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा। कैसे शुरू कहाँ से करते हैं, थ्योरी से, उल्टा डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले थ्योरी क्या है कि गाय जैसा जो जीव है ये ऐसा दिखने वाला, ये फ्रेंडली नेचर का है। उसके बाद मैंने उसकी हाइपोथेसिस ड्रॉ कर रखी थी कि ये फ्रेंडली नेचर का तो होता ही है। फिर मैंने देखा कि ऑल काउज इन माय नेबरहुड आर फ्रेंडली। फिर मैंने देखा टेस्ट तो करो अब इस चीज़ को। मैं किसी गाय के पास गया, जब मैंने एक गाय के पास किया, हो सकता है उसने मुझे मारने की कोशिश की हो, या कहीं ना कहीं उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की हो। इसका मतलब ये नहीं सभी ऐसी होती है। मैंने 15 गाय पे जाके एक पैटर्न उनका जो है टेस्ट किया, उसमें से 3 गाय 5 गाय ऐसी है जो कहीं ना कहीं मुझ पर हमला करने आती है। तो मैं जो थ्योरी मैंने स्टार्टिंग में लेके चला था वो क्या हो गई, डिसप्रूव हो गई। वो अब डिसप्रूव हो गई, यानी मैंने उसको रिजेक्ट कर दी कि वाकई में जो गायें होती है वो क्या होती हैं, ये जो मैंने थ्योरी लेके चला था कि वो फ्रेंडली नेचर की होती है, तो वो सब बेकार थ्योरी है। फिर उसके बाद मैं देखता हूं उल्टा, कि मैंने देखा वाकई में सारी गाय फ्रेंडली नेचर की हैं, तो मैं थ्योरी को कंफर्म कर दूंगा। तो यानी आप कंफर्म भी कर सकते हो, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। फिर इसके बाद इसको नाम दिया गया है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का क्या अर्थ होता है, टॉप डाउन अप्रोच का अर्थ होता है कि आप एक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बॉटम अप अप्रोच कौन सी होती है और टॉप डाउन अप्रोच कौन सी होती है। तो जो डिडक्टिव अप्रोच होती है वो कहीं ना कहीं टॉप डाउन अप्रोच, और जो इसमें जो डिडक्टिव अप्रोच होती है ये हाईएस्ट ऑर्डर में मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, यानी इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसिडर की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी पे चलता है। और थ्योरी कब दी गई है, थ्योरी ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिसर्च करके दी जाती है। तो ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं वो आगे जाके कंफर्म ही होगी। तो इसलिए इसकी जो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, इससे ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कितने टाइप होते हैं, रिसर्च होती है मेनली जो हम देखेंगे 8-9 प्रकार की रिसर्च है। कौन कौन सी है, अप्लाइड रिसर्च हो सकती है, फंडामेंटल रिसर्च हो सकती है, एम्पिरिकल रिसर्च हो सकती है, उसके अलावा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकती है। तो उसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव, और इनको हमने क्या है कंपेयर करते हुए भी पढ़ा है, एक साथ स्टार्टिंग से ही कंपेयर करके पढ़ेंगे, और कंपेयर भी कैसे, इन दोनों को एक तरीके से डिफरेंस भी निकालेंगे, इनमें क्या अंतर है। तो डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, इन दोनों को एक साथ। सेकंड है अपना अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल। स्टार्टिंग में ही अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया था अप्लाइड वर्ड को, किसके साथ, फंडामेंटल के साथ। जो थर्ड है अपना है वो क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, और फोर्थ है कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। ठीक है, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल, ये तो आपको शब्दों से समझ में आ गया। एम्पेरिकल तो एक्सपीरियंस है, कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट्स है, और हम आगे इनको देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसमें जो वर्ड है अपने आप में डिस्क्रिप्शन, यही बता रहा है इसका मतलब कि जो भी इसमें ये क्या है, इज अ फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इट डिस्क्राइब सिस्टमैटिकली अ सिचुएशन, प्रॉब्लम और बिहेवियर।
यानी किसी ह्यूमन बीइंग की हो रही है या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की हो रही है या किसी भी चीज़ की हो रही है, तो उसका या तो हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका जो भी हमने सिचुएशन उठाई, कोई फिनोमेना देखा है तो उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन की हो रही है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है उसके बारे में रिसर्च करें, तो ये क्या करता है, डिटेल्ड हमको डिटेल देता है, कहीं ना कहीं डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या होती है, उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो डिस्क्राइब करती है सिस्टमैटिकली एक सिचुएशन को। ठीक है, द मेजर पर्पज इज टू स्टेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अफेयर्स एज दे एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। यानी ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो प्रेजेंट में उसका क्या है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देती है, यानी व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज बीन हैपेंड, ये दो चीज के बारे में बता सकता है, डिस्क्रिप्शन दे सकता है। इट ओनली रिपोर्ट्स व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग, कॉमनली यूज्ड इन सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरी एक्सेट्रा। यानी जो सर्वे वगैरह होते हैं, हम देखते हैं कि सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग अखबार में, ये सर्वे किया गया कौन सी पार्टी इलेक्शन में जीतने वाली है, ये सर्वे किया गया कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वे किया जाता है तो कोई चीज़ किस में इंटरेस्टेड है, कोई किस में इंटरेस्टेड है, कोई क्या है, ये सब चीज़ जो सर्वे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव ये रिसर्च उसमें होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस प्रकार से आ सकता है कि कौन सी एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, यानी कोई भी प्रेजेंट के बारे में जो रिसर्च बताती है, डिस्क्रिप्शन उसका देती है, तो वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होती है। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, इज द एनालिसिस ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन टू मेक अ क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल लॉज रिलेटेड। अब इसका क्या अर्थ है, सिंपल सा, जो एनालिटिकल रिसर्च है वो क्या होती है, एनालिसिस से रिलेटेड है। कैसे, जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसको आप कहीं ना कहीं उसकी जांच परख करते हो, तो वह क्या होती है, एनालिटिकल। और क्यों करते हो कि वाकई में आज जो ये हमारे पास फैक्ट और इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है क्या नहीं, ये जो क्रिटिकल इवोल्यूशन है, क्रिटिकल यानी समय के अनुसार जो उसका इवोल्यूशन हुआ है वो ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, इस तरीके की क्रिटिकली एनालिसिस करता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखा है कि जो भी अपना डॉरी से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको आज प्रेजेंट टाइम में कंपेयर करके देखे जा सकते हैं कि प्रेजेंट में जो सोसाइटी में डॉरी से रिलेटेड लॉज हैं क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या आज की सर्कमस्टांसिस को देखकर, आज की सिचुएशन को देखकर ये अप्रोप्रिएट है क्या। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को ज़्यादा अधिकार है, कुछ लोगों का कहना है कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार है। तो इस प्रकार के जो लॉज हैं इन सब का एक तरीके से एनालिसिस आज के टाइम के अनुसार, और उसी में से एक एग्जाम्पल है डॉरी लॉ से रिलेटेड कि जो भी दहेज प्रथा को रोकने से संबंधित जितने भी पर्याप्त लॉ बनाए गए हैं कि नहीं आज के जमाने में। इसके बाद आती है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड और फंडामेंटल इन दोनों को शाब्दिक जो परिचय है हमारा वो ऑलरेडी हो चुका है। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, फंडामेंटल रिसर्च का मतलब अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसका एम होता है वो होता है फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम्स। ये सॉरी अप्लाइड में होता है फाइंडिंग, तभी मैं सोचूं सॉल्यूशन का फाइंडिंग जो है अप्लाई है वो सब तो अप्लाइड में है। ठीक है, तो पहले अप्लाइड देखते हैं। अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल कोरोना। जैसे ही कोरोना आया हमने तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढा और उसको अप्लाई कर करके देखा, विभिन्न स्टेजेस पे उसकी टेस्टिंग हुई वैक्सीन की। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन तो इन्वेंशन है ऑब्वियसली, बट जो कोरोना है उसकी कहीं ना कहीं स्टडी करके उसको जब रिसर्च की गई उसके बारे में कि वाकई में काम कर रही है कि नहीं कर रही है तो कितना कर रही है, किस स्टेज पे है, कितने परसेंटेज सक्सेसफुल है, कितना नहीं है, तो ये सारा कहीं ना कहीं उस पर एक्ट करके यानी उसको एक्शन करके देखा गया, अप्लाई करके देखा गया, तो वो है अप्लाइड रिसर्च। Faced by society or an industrial or business organization, the central aim is to discover a solution for some pressing practical problem. For example, जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें अच्छा खासा बूम चल रहा था, अचानक डिप डाउन हो जाता है, बॉटम डाउन हो जाता है, उसका जो सारा भी शेयर्स वगैरह हैं वो नीचे गिर जाते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उसमें तुरंत एक्शन की आवश्यकता होती है। ये नहीं 6 महीने बाद उसका रीजन निकाला जाएगा, तो तुरंत जो होती है वो अप्लाइड होती है, तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, तुरंत उसको अप्लाई किया जाएगा। दैट इज अ वे ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अनदर इज फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। इसका जनरल एम क्या होता है, जनरलाइज करना किसी भी चीज़ को। जनरलाइज कैसे करना, बाय वे ऑफ एक्वायर नॉलेज, यानी किसी भी चीज़ के बारे में कलेक्शन ऑफ डेटा, अच्छे से उसको डेटा इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, उनके बारे में किसी भी जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना, उसके बारे में जानकारी जुटाना, इतना ही काम होता है बस फंडामेंटल रिसर्च का। इसमें आता है
ओनली टू ड्राइव सम इंक्रीज्ड नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ हिज इंक्वायरी। ये अभी हमने यही समझा है। लीस्ट बॉदर अबाउट प्रैक्टिकल कॉन्टैक्ट और यूटिलिटी, यानी फंडामेंटल रिसर्च में जो ये बिल्कुल उसकी टेंशन नहीं लेते इसमें जो रिसर्चर होते हैं कि उनका यूटिलिटी क्या होगी, जो ये रिसर्च करेंगे उसकी क्या यूटिलिटी है, प्रैक्टिकली उसका क्या कॉन्टैक्ट है सोसाइटी से, नथिंग लाइक दैट। ये सिर्फ बात करते हैं एक्वायर ऑफ नॉलेज, नॉलेज इकट्ठा करो, थ्योरी दो, जनरलाइज कर दो। उसके बाद आता है स्टडीज आर कंसर्निंग ह्यूमन बिहेवियर। ये मेनली बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, कहीं ना कहीं फोकस्ड रहती है स्टडी। अब ह्यूमन बिहेवियर पे अगर फोकस्ड स्टडी मात्र है तो वो आएगी फंडामेंटल में। लेकिन अगर कोई किसी भी प्रॉब्लम का, यानी कोई पर्टिकुलर, जैसे क्यों आजकल लोग स्ट्रेस में है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकाले और उसको अप्लाई करे उस सॉल्यूशन को, तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाती है अप्लाइड रिसर्च में। अब एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाता है कि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड रिसर्च कि वो प्रॉब्लम जो पर्टिकुलर फेस की जा रही है, जैसे आजकल देखा जा रहा है कि बार बार जो स्टूडेंट्स की घटनाएं होती रहती हैं, सुसाइड वगैरह, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, तो इसका सिर्फ एक्वायर करना इससे रिलेटेड नॉलेज, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। लेकिन वहीं वो सॉल्यूशन को अप्लाई करना, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। फर्दर, इन अप्लाइड साइंटिस्ट वर्क्स विद अ सेट ऑफ सर्टेन वैल्यूज एंड नॉर्म्स टू विच ही फील्स कमिटेड। यानी जो अप्लाइड रिसर्च होती है वही कहीं ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है, जब अप्लाइड रिसर्च हो एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है तो सिंपल सी बात है क्योंकि नॉर्म्स और वैल्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। जो भी इनकी नॉर्म्स होती है उनको फॉलो करना ही पड़ता है। ये तो अप्लाई, ये फंडामेंटल में तो क्या होता है, एक्वायर नॉलेज, जस्ट राइट एंड लेट इट। लेकिन इस केस में क्या है, उसको कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल वे में चलना पड़ता है। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल बताया है इसने, बहुत पहले इसको और देख लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च इज टू फाइंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फिनोमेनन एंड देयर बाय टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। इन केस द सोशियोलॉजिस्ट ओनली स्टडी टू फाइंड आउट व्हाट एंड हाउ ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, यानी सोशल प्रॉब्लम के बारे में व्हाट एंड हाउ, यानी क्या है कैसे है, बस इतना बताएगी फंडामेंटल रिसर्च। इसका अभी मैंने बताया क्या मेन जो मकसद है वो क्या है, सिर्फ एक्वायर नॉलेज। यहाँ पे आएंगे, जैसे जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी सोशियोलॉजिस्ट है, वो सोसाइटी की किसी भी प्रॉब्लम को फोकस करके कोई भी रिसर्च करता है, तो वो सिर्फ उस सोशल, वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है इतना बताएगा, कैसे है इतना बता सकता है। अब उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड बात आएगी तो इधर आ जाओ। ए सोशियोलॉजिस्ट एग्जांपल व्हेन वर्क्स विद अ सोशल प्रॉब्लम ही नॉट ओनली स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम थ्रू अ सिस्टमैटिक वे but also suggest some measures to abolish the problem and take label of action और applied research। यानी कहीं ना कहीं ये उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेगा और वो प्रॉब्लम को कैसे अबोलिश करना है उसके बारे में बताएगा। तो वो और किसका लेबल उस पर आ जाएगा फिर, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, यानी उसके बारे में बताएगा, वहाँ तक फंडामेंटल है, और जैसे ही उसको अबोलिश करने का तरीका भी बताएगा, उसको अप्लाई कर पाएगा, तो वो अप्लाइड रिसर्च का पार्ट हो जाता है। अब आती है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स हैं इनसे ही कंफर्म हो रहा है हमको क्वालिटेटिव का क्या मतलब है और क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, सिंपल वर्ड्स में, कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को देखता है तो उसके बारे में वो क्या फील करता है, वो उसकी गुणवत्ता के बारे में क्या सोचता है। और क्वांटिटेटिव का मतलब मैथमेटिकल फिगर, तुरंत किसी भी चीज़ को देख के मैथमेटिकल फिगर आता है दिमाग में कि यार ये है तो कितने हैं, ये इतने हो सकते हैं। कोई भी चीज़ है उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, चांद तारे देखता है कि कितने हैं, पृथ्वी के कितने मून है, एक है, अलग अलग जो भी अपने ग्रह हैं उनमें कितने हैं। तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने रिसर्च की है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें थी, मून का कोई आविष्कार तो नहीं हुआ, रिसर्च हुआ है कि पृथ्वी के पास कितने मून है, तो ये रिसर्च की गई है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या अर्थ है? क्वालिटी में इंप्रूव करना, यानी उसकी गुणवत्ता में, उसकी एक्शन में, एप्लीकेशन में, उसको कहीं ना कहीं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें, बेनिफिट्स में, या फिर उसका जो भी है वो क्वालिटेटिव, इसको पढ़ते हैं हम। क्वालिटेटिव रिसर्च डिपेंड्स ऑन अ वर्बल नैरेटिव लाइक स्पोकन और रिटन डेटा। ये किस पे बात करती है? वर्बल नैरेटिव लाइक स्पोकन और रिटन, यानी जो भी नैरेटिव्स चल रहे हैं, जो भी किसी चीज़ के बारे में मैंने कहा कि ऐसी चीज़ लो, ये अच्छी आती है, आपने उसको देखा, मेरी बात सुनी और वही चीज़ पे भरोसा करा, तो आपको जो ट्रस्ट है ना, वही आपकी नज़रों में क्वालिटी है। क्वालिटी किस, जो पैमाने होते हैं क्वालिटी के, वो अलग अलग हो सकते हैं। A method of inquiry that develops an understanding of human and society sciences to find the way people think and feel, यानी क्या लोग सोचते हैं और क्या उसके बारे में
फील करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, वाई पीपल थिंक और डू सर्टेन थिंग्स और देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स और ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया, क्वालिटी के जो पैमाने होते हैं वो अलग अलग वे में अलग अलग बदलते रहते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को देख के आपके उसके प्रति क्या ऑब्जर्वेशन है, उसके प्रति आपके क्या ओपिनियन है, उसको देख के उसका बिहेवियर आपका कैसा होता है, उसके टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और टुवर्ड्स द पर्टिकुलर जो भी आपका आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है उसके प्रति आपका कैसा रिएक्शन है, वही एक तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। और जब बात आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो मैथमेटिकल मेजरमेंट्स की बात आ जाती है, यानी इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट, यानी कितना अमाउंट है, कितनी चीज़ें हैं। जैसे अभी चांद के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और अमाउंट। रिसर्चर्स यूज लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल जो स्टैट्स होते हैं वो मैथमेटिकल चीज़ें हैं। और ऑब्जर्वेशन टू कंक्लूड, इट इज़ अ मेथड यूज टू जनरेट न्यूमेरिकल डेटा। इसमें जो लास्ट में डेटा जो जनरेट किया जाएगा वो किधर की तरफ अपन कहाँ टेंड करते हैं, जब ये रिसर्च करते हैं तो वी टेंड टू जनरेट द न्यूमेरिकल जो डेटा होता है वो, यानी जो डेटा है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फॉर्म में हम जनरेट करने के लिए जब बढ़ते हैं तो वो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके बाद आती है कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। एम्पिरिकल के बारे में अच्छे खासा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस किसी चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया, जैसे दिन ब दिन आपको लगातार, जैसे अपन कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम बहुत दिन से देखते हैं कि उस चीज़ को हमने कंटिन्यू ऑब्जर्व किया है, बहुत दिन तक उसको ऑब्जर्वेंस में रखा जाता है कि कैसे रिएक्ट कर रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई करने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं एम्पिरिकल होते हैं। ठोक बजा के अच्छे से चीज़ों को देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है। और कंसेप्चुअल क्या है, इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरीज। इट इज जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कंसेप्ट्स और टू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। यानी ये नए नए इनके दिमाग में आते रहते हैं, उनको अप्लाई करते रहते हैं, और उसके अलावा जो भी वर्ड्स हैं, जो भी अवेलेबल है ऑलरेडी, उनका रीइंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ, कोई भी लॉ है उसका जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कई बार देखा होगा, जैसे राइट टू प्राइवेसी का मेथड लेते हैं अपन, राइट टू प्राइवेसी के मेथड को पहले तो फंडामेंटल राइट कंसीडर नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उसको डिक्लेयर किया बाय द सेम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस से फंडामेंटल राइट घोषित किया। तो कहीं ना कहीं उसको री इंटरप्रेट किया, उसी लॉ को पहले फंडामेंटल राइट में कंसीडर नहीं किया, बाद में किया। तो ये दोनों चीज़ें समय के अनुसार, पहले जब उसको नहीं किया तब भी कोर्ट करेक्ट था और अब भी करेक्ट है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन की गई है। इसके बाद आती है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च, इसमें क्या लिखा है, रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड्स फॉर सिस्टम और थ्योरी। यानी थ्योरी क्या है, किताबें क्या कहती है, होता क्या है, दैट डिफरेंट, और एक्चुअल क्या है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया किसी चीज को, दैट इज डिफरेंट। तो यही बात करता है एम्पेरिकल रिसर्च। इट इज अ डेटा बेस्ड रिसर्च कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। अब डेटा बेस्ड रिसर्च कैसे है, आपने जो ऑब्जर्व किया कंटिन्यू, उसका डेटा आपने इकट्ठा किया, जो पैटर्न था कंटिन्यू उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको रिसर्च जो भी किया है, और वो वेरीफाइड है, यानी आपने जो एक्सपीरियंस किया वही मैं भी करूंगा अगर सेम सर्कमस्टांसेस में पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करूंगा तो। इट इज़ देयरफॉर ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज ई फॉर एक्सपेरिमेंटल, ई फॉर एम्पेरिकल। क्वेश्चन आए सीधा सा है ई। जैसे ही ऑप्शन देखिए एक्सपेरिमेंटल क्या है तो एम्पेरिकल लगा देना, एम्पेरिकल का दूसरा नाम तो एक्सपेरिमेंटल लगा देना, सिंपल। फिर आता है नेसेसरी टू गेट फैक्ट्स फर्स्ट हैंड एट देयर सोर्स। अब बात आती है कि कोई भी जो इसमें फैक्ट्स हैं जिनका हम एनालिसिस करेंगे, जिनको ऑब्जर्व करेंगे, तो फर्स्ट हैंड ही होने चाहिए, यानी डायरेक्ट, न्यू, दैट इज फर्स्ट हैंड। सिंपल, फर्स्ट हैंड का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल है फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, तो वो फर्स्ट हैंड, वही फर्स्ट हैंड है यहाँ पे भी। रिसर्चर मस्ट फर्स्ट प्रोवाइड हिमसेल्फ विद अ वर्किंग हाइपोथेसिस और गैस एज अ प्रोबेबल रिजल्ट्स। यानी जो हाइपोथेसिस दिमाग में कंसिडर करके चलता है कोई भी व्यक्ति, तो वो एक तरीके से उसका जो प्रोबेबल रिजल्ट है उसको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ता है। एविडेंस गैदर्ड थ्रू experiments or empirical studies are considered to be the most powerful support for testing a given। यानी जो भी व्यक्ति इस रिसर्च पे आगे बढ़ता है तो वो जो भी एविडेंस गैदर करता है, जो भी एविडेंस ढूंढता है, और वो उसका जो एक्सपीरियंस होता है, यानी एक्सपीरियंस के थ्रू जिस प्रकार से उसके बारे में एविडेंस इकट्ठा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है।
यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थ्योरी में क्या लिखा है, किताबों में क्या लिखा है, डिफरेंट थिंग, लेकिन जो उसने एविडेंस इकट्ठे किए हैं उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो उसने एक्सपीरियंस के थ्रू ऑब्जर्व किया है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब आता है सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। कुछ जो अभी अपन ने रिसर्च के टाइप्स पढ़े वो इंपॉर्टेंट हैं, बट दैट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकती है, डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो सकती है, क्लिनिकल हो सकती है, डायग्नोस्टिक हो सकती है। अपने जो पॉइंट सेक्शन ए है एमपेट की जो सिलेबस में है, उसमें डायग्नोस्टिक और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी है। एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब होता है? एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना, दैट इज ओनली दैट। और डायग्नोस्टिक का क्या अर्थ है? डायग्नोस्टिक का मतलब किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर दूसरी किसी चीज़ का सहारा लेके उसके बारे में उसकी जानकारी जुटाना। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, जो अपने डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कोई बीमारी को डायग्नोसिस करना है, वो भी एक रिसर्च है, दैट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च। सिंपल। डॉक्ट्रिनल, ट्रेडिशनल और एम्पिरिकल लीगल रिसर्च, एम्पिरिकल और नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च, जिनको आप देख लेना चाहो तो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद आता है रिसर्च प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिसर्च प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज। लीगल रिसर्च, जब रिसर्च प्रोसेस की बात करते हैं तो रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज के बारे में बात आती है। रीजनिंग क्या होती है और एनालिटिकल एबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज टू कंक्लूड और मेक प्रेडिक्शंस और कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशंस। रीजनिंग अपने आप में शब्द ही इसको परिभाषित करता है। जो ये वर्ड है रीजनिंग, यही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मेरा क्या मतलब है। रीजनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखकर आप उसमें अपना दिमाग अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देते हो, दैट इज रीजनिंग। यानी आपको जरूरी नहीं है समाज में जाके डेटा इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, जो अवेलेबल है उसको देखोगे, रीजन लगा के उसको आप सॉल्व कर लोगे, वो पजल क्या है? रीजनिंग है। यानी यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है उसी नॉलेज के बारे में है, ठीक है। अब आती है ऑल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, यानी जो आपने उसको अज्यूम किया है इसका सॉल्यूशन ये है, ये आपके अजम्पशंस हैं, उसी से ये डिपेंड, ये उसी पे बेस्ड होती है। रीजनिंग इज डन फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ व्यू एंड बेस्ड ऑन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस, यानी जो भी अवेलेबल एविडेंस है, डेटा है, जो भी है, सब चीज़ पे बेस्ड होती है। और डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, अबडक्टिव रीजनिंग एंड रीजनिंग बाय एनालॉजी आर सम इंपॉर्टेंट टाइप्स। इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं उसके बारे में बताया है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इसके जो वेरियस पार्ट हैं उनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 इनमें से आएंगे, एक आपको पूछा जाएगा। इसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी का क्या मतलब है? एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब है बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एनालिटिक, अब ये भी अपने आप में शब्द अपनी खुद की परिभाषा बताता है। एनालिटिकल एबिलिटी यानी किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने की एबिलिटी, दैट इज मीन्स बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसको डिफाइन करने की एबिलिटी, अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड देन डिजाइन रिसर्च क्वेश्चन और प्रोजेक्ट टू एडिक्वेटली एड्रेस द प्रॉब्लम, यानी प्रॉपरली उसको किस तरीके से, एडिक्वेटली यानी प्रॉपरली यानी पर्याप्त तरीके से उसको एड्रेस करना, उसको समझना, उसको बताना, उसके बारे में जानकारी बताना, ये है एनालिटिकल एबिलिटी। One should always caution his assumptions and conclusion and test them against the data and evidence. हमेशा एक व्यक्ति जो अच्छा रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि वो हमेशा जो भी रिसर्च करता है उसमें जो भी उसने पाया, जो भी एविडेंस लिए, अपने आप से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहे, खुद से ही उसको काटे जो भी अपनी बात है, तो वो और बेहतर की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो उसकी एनालिटिकल एबिलिटी को दर्शाता है। एनालिटिकल एबिलिटी में वो नेगेटिव पक्ष को भी आगे रखता है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव जुड़ता जाता है। जैसे ही वो अपनी चीज़ को क्वेश्चन करेगा तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा तो और बेहतर की तरफ जाएगा। तो यही होती है एबिलिटी। अब जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यहाँ आता है। रिसर्च प्रॉब्लम्स जो होती है इसको हम देखते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इसका इनिशियल स्टेज होता है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। अब कोई भी प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है? आपको किस टॉपिक पर रिसर्च करना है, वही है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यानी अब आपने आप बाहर निकले, आपने नॉर्मली सोसाइटी में देखा कोई प्रॉब्लम चल रही है, वही आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, उसी पे आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार जो डिफरेंट है,
पर्सनल एक्सपीरियंस, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, आप बाहर गए, आपने देखा कि चारों तरफ तो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उसी पे आपने एक रिसर्च कर डाली, पर्सनल एक्सपीरियंस। इसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसके बाद एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, कोई ऑलरेडी लिटरेचर अवेलेबल है, उस लिटरेचर को आपने पढ़ा, वहाँ पे आपने देखा उसमें कि वाकई में किसी प्रॉब्लम को वहाँ एड्रेस किया हुआ है, तो आप वहाँ रिसर्च वहाँ से ले सकते हैं। डेवलप आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन, आप 4 लोग 2 लोग में बैठकर आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से एक प्रॉब्लम आपकी समझ में आती है कि वाकई में ऐसी भी एक समस्या है, उस पर रिसर्च की जा सकती है। उसके बाद रीफ्रेज रिसर्च प्रॉब्लम, यानी ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है उसको वापस से उस पर रीफ्रेज, उस पर स्टडी करके फर्दर आगे फिर से। कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स, यानी कोई भी एक्सपर्ट है ऑलरेडी जिसने रिसर्च कर रखी है या फिर रिसर्च का ज्ञान रखता है, उससे भी आप डिस्कस करके कंसल्ट करके रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, इसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और प्रॉपरली अब उसको आप फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे? सेलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक एरिया, जो भी आपका एरिया आपने आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम जो भी आइडेंटिफाई किया है, उसका रिसर्च एरिया देखेंगे कि सबसे पहले कि किस एरिया में आपको सर्च करना है। एरिया का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि क्या ज्योग्राफिकल एरिया से इसका मतलब नहीं है, रिसर्च एरिया का मतलब हो सकता है कि आप किस पार्ट में किस कितना बड़ा टॉपिक है, तो उसको किस किस एरिया को आप छूना चाहते हैं, उसके काइंड्स के बारे में करना चाहते हैं, उसके जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले काऊ का दिया था, तो मेरा जो एरिया था रिसर्च वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर से रिलेटेड था, तो एक अपना एरिया फिक्स कर लो। फिर उसके बाद रिव्यूइंग द लिटरेचर, जो भी आपके पास अवेलेबल लिटरेचर है उसमें आप उसको चेक करो कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, कम से कम उसको छट नहीं करो उसकी प्रॉब्लम का, किस तरीके से प्रॉब्लम को सेलेक्ट करके फिर उसमें जितना आप पिन पॉइंट उस पर रिसर्च करना चाहो उसी की बात करता है। इवेल्युएट रिसर्च प्रॉब्लम, अब आपको प्रॉपरली इसको इवेल्युएट करना है, जो भी प्रॉब्लम है किस तरीके से उसको कंपैरेटिवली करना है, कैसे करना है, वो सबको उसको आपको इवेल्यूशन करना है। फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और लास्ट में उसका फाइनल स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करना है, जो प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम हुई है ना कि रिसर्च खत्म हुई है। अब रिसर्च प्रोसेस की जो मेनली स्टेजेस है उसको हम, वैसे तो 12-13 स्टेज हैं पर उसको 4 पार्ट में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसी में कवर हो जाती है। सबसे पहले एक्सप्लोरिंग, यानी आप एक्सप्लोर करो जो भी आपका रिसर्च एरिया है, जो जिस भी टॉपिक पर आप रिसर्च करते हैं उसको एक्सप्लोर करो। कैसे? स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आइडिया, सबसे पहले आइडियाज आते हैं दिमाग में, उनको एक्सप्लोर करो, उनको बाहर निकालो, उनको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की तरफ आगे जाओ। फिर चूज टॉपिक, टॉपिक चूज करना। स्टेजेस की बात कर रहे हैं हम, स्टेप्स, स्टेजेस, जो भी रिसर्च के अलग अलग स्टेजेस हैं, सबसे पहले आइडिया एक्सप्लोर करते हैं, फिर टॉपिक चूज करते हैं, फिर डेवलप रिसर्च क्वेश्चंस, उसमें हम डेवलप करते हैं क्वेश्चंस का, जो भी रिसर्च का हमारा है टॉपिक। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, सब कुछ हो गया, टॉपिक डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगी वो है इन्वेस्टिगेशन। हम उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रॉपरली हम उसमें देखेंगे कि जो भी डेटा है अवेलेबल उसको किस तरीके से जुटाना है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जुटानी है, कैसे कैसे उनको चेक करना है। तो उसमें डिसाइड फोकस, सबसे पहले तो आप देखो पिन पॉइंट कैसे, जो आपका फोकस कहाँ रहने वाला है वो डिसाइड करो। सेकंड, डिजाइन रिसर्च प्लान, एक आपका रिसर्च प्लान होना चाहिए। सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करो, अब इन्वेस्टिगेशन का एक प्रॉपर वे बता दिया, इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे करनी है। फिर आता है प्रोसेसिंग, प्रोसेस में क्या है? एनालाइज द इन्फॉर्मेशन फाउंड, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप देखो, पढ़ो, जांचो। उसके बाद इवेल्युएट आइडियाज, जो भी आपके आइडिया थे उनको इवेल्युएट करो, वापस से इवेल्युएशन की बात आती है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज फाइंडिंग्स, जो भी आपकी फाइंडिंग है उसको ऑर्गेनाइज करो, एक प्रॉपर मैनर में उसको सेट करो। तो उसको प्रोसेसिंग में क्या आया? सबसे पहले क्या करना है अपन को? एनालिसिस करना है, सेकेंड नंबर पे इवेल्युएट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज वे में सब चीज़ को जो भी अपन ने एनालाइज किया है और उसके बाद जो भी अपने चीज़ें निकल के आई सामने उनको इवेल्युएट करके जांच परख के उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में सेट किया है। फिर लास्ट में आता है क्रिएटिंग, अब आपका जो लास्ट स्टेज होती है वो आ जाती है क्रिएटिंग, अब उसको क्रिएट करना। रिसर्च पेपर जो होता है, आपकी रिपोर्ट क्रिएट की जाएगी, उससे रिलेटेड बात कर रहा है। उसमें क्या क्या होता है? एक्सटेंड एंड ट्रांसफर लर्निंग, जो भी आपने सीखा किया उसको क्या करना है? एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कैसे? उसको चाहे आप रिटर्न फॉर्मेट में कर सकते हैं या फिर जो भी आपने पैटर्न सेट किया है उसी तरीके से होती है। फिर असेंबल कल्मिनेटिंग प्रोडक्ट, यानी जो भी आपने लास्ट में जो निकल के आया है प्रोडक्ट, जो भी आपका रिसर्च का जो भी आपने रिसर्च की है उसका जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया है, जो इन्फ्रेंस आपने ड्रॉ की है, उसको क्या करना है? असेंबल करना है। अलग अलग जैसे टुकड़ों में आपने देखा यहाँ ये था, यहाँ ये था, उसको सबको एक जगह इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद प्रेजेंट फाइंडिंग्स टू द लार्जर ऑडियंस, ये स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि जो अब उसको ऑडियंस के सामने रखना है, जो भी आपने प्रेजेंट करना है, जो भी आपने रिसर्च किया है। फिर
असेस प्रोडक्ट एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी लास्ट में आपको उसको एसेस देना है सबको, जो भी आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोडक्ट एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। फिर आता है एथिक्स इन रिसर्च। एथिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, रिसर्च में। एथिक्स को होना बहुत जरूरी है। अब एथिक्स में, एथिक्स अपने को क्या बताता है, एथिक्स बताता है, एथिक्स का सिंपली मीनिंग होता है रिसर्च में कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो इसमें सबसे पहले अपन डूज पे आते हैं, जो आपको करना चाहिए रिसर्च वाला। सबसे पहले ऑनेस्टी, जब भी आप रिसर्च करें ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अनबायस्डनेस होनी चाहिए, यानी बायस्ड नहीं होने चाहिए, आप न्यूट्रल रहने चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या मतलब होता है कि जब भी आप रिसर्च करें, जैसे मुझसे आपने कोई परमिशन ली किसी भी चीज़ से रिलेटेड, रिसर्च के दौरान आप मुझसे मान लो आप मेरे आइडियाज़ जानना चाहते हो, या फिर मैं भी आपके रिसर्च का एक पार्ट हूँ, मुझसे कुछ भी चीज़, कोई भी मेरी पर्सनल चीज़ें पूछना चाह रहे हो, कुछ भी, तो मुझे पहले सिर्फ इतना नहीं कि आपने सिर्फ कह दिया कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा बताना, पूरा आप मुझे इन्फॉर्म करोगे कि हम ये कर रहे हैं, हमारा ये सब्जेक्ट मैटर है, हम रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारा इस तरीके से एक रिजल्ट हम ड्रॉ करेंगे, समाज के सामने रखेंगे, जो भी है मुझे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर मेरी कंसेंट होनी चाहिए। ये एथिकल कंसेंट होती है। इसके बाद आता है एप्रोप्रिएट confidentiality, that is do not disclose the identity of participants without their consent। एग्जाम्पल जैसे रेप विक्टिम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि जो भी रेप विक्टिम्स होती हैं उनका कहीं ना कहीं मनस्थिति क्या होती है, उनकी समाज में वो कैसा, उनके साथ क्या दशा होती है, उनकी समाज में कैसे वो रहती हैं। तो आप कहीं ना कहीं जब समाज में उतरोगे, वैसे रिसर्च करोगे, तो आप उनके बयान दर्ज करोगे, उनसे पूछोगे जाके, उन्होंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी उनको नोट करोगे। तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी एक तरीके से कॉन्फिडेंस रखोगे उस चीज़ को, यानी छुपा कर रखोगे, वैसे ही सबके सामने खुले में नहीं डालोगे, सबके सामने ओपन नहीं करोगे। तो उसकी आइडेंटिटी, ऐसी जो भी आपके सब्जेक्ट मैटर है उनको, यानी उसमें, या फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपकी जो भी रिसर्च है उसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका अनएथिकल हो जाता है अगर आप उनको, उनके आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज कर दोगे, जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया। अब विक्टिम के साथ आपने, विक्टिम्स के मान लो अलग अलग विक्टिम्स के जाके आपने कहीं ना कहीं नोटिंग की है, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है, उसके तौर पे आप एक समाज का कहीं ना कहीं रिसर्च करने जा रहे हो, तो उनकी अगर आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज कर दोगे, पूरे समाज के सामने रख दोगे, तो उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी एक एथिकल पॉइंट होता है। डू नॉट यूज इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन, खुद के गेन के लिए कभी भी रिसर्च, जो भी आपने रिसर्च में इन्फॉर्मेशन है उनको खुद के गेन के लिए, यानी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी रक्षा करना। इसके बाद आती है अब आपको क्या नहीं करना। नॉट गिवन साइटेशन, प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म क्या होता है, प्लेजियरिज्म का मतलब होता है साहित्य की चोरी, यानी कोई ऑलरेडी कोई भी पर्टिकुलर साहित्य की या कोई भी रिसर्च जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई थ्योरी दी है प्रॉपर, उसकी थ्योरी चुराई और रख दी, ये है प्लेजरिज्म। अब ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं खुद से उस चीज़ के बारे में जानकारी जुटानी है। और जो प्लेजरिज्म होता है ये भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे एक तो पूरा का पूरा डेटा सेम छाप दिया, एक थोड़ा सा उठाया और छाप दिया, और एक मिक्स कर दिया, एक अल्टरनेट वे में छापा, एक डायरेक्टली छाप दिया और एक मिक्स कर दिया। तो अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन है कि कोई भी पर्टिकुलर था कि भाई एक व्यक्ति ने एक डेटा उठाया किसी रिसर्च पेपर में और थोड़ा सा डेटा उसने यूज़ किया, बाकी का अपना यूज़ किया, और फिर थोड़ा सा यूज़ किया, फिर अपना यूज़ किया, ऐसे पैचेस में उसने कहीं ना कहीं यूज़ किया। तो कौन सी रिसर्च, वो कौन सी एथिकल का उसने वो किया है वॉयलेशन, तो वो कौन सा है, मोज़ेक प्लेजरिज्म। उसने पूछा कि प्लेजरिज्म कौन सा है, तो मोज़ेक प्लेग होता है। वो क्या होता है, पैच वर्क, दैट इज ओरिजिनल एंड कॉपीड आर मिक्स्ड। थोड़ा सा उसका उठाया, थोड़ा सा मेरा उठाया, सब मिक्स करके डाल दिया। अब इसके जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट प्लेज। अ पोर्शन इज कॉपीड, यानी एक पर्टिकुलर हिस्सा है वो कॉपी किया गया। उसके बाद कंप्लीट प्लेज, फुली कॉपीड, मतलब पूरा का पूरा उठा के वही रिसर्च अपने नाम से छाप दी गई। फिर आता है मोज़ेक, जिसका भी अपन ने एग्जाम्पल देखा, यानी अल्टरनेट चलता, थोड़ा सा उसका लिया, थोड़ा सा मेरा लिया, थोड़ा सा उसका लिया, थोड़ा सा मेरा लिया, या फिर उसका और मेरा मिक्स करके एक नई रिसर्च पेपर बना दिया, इस तरीके से। फिर आता है सोर्स प्लेज, नो क्रेडिट टू एक्चुअल सोर्स, यानी जहाँ से आपने उठाया है आपको प्रॉपरली उसको क्रेडिट देना पड़ता है
कि मैंने यहाँ पर से इस चीज़ को, यहाँ से इसको सोर्स मेरा, मतलब सोर्स, जब भी आप रिसर्च बनाते हैं तो उसमें एक सोर्स के बारे में जानकारी देनी होती है, तो उस चीज़ के बारे में ये बात करता है। फिर एक एक्सीडेंटल प्लेस का क्या अर्थ है, जैसे आपने कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया, आप फाइनली जाके बोलते हो कि यार गलती से मुझसे हो गया, या फिर एक्सीडेंटली मैंने उसका छोड़ दिया, उसको क्रेडिट देना भूल गया, छोड़ दिया, जो भी है, तो वो इसमें आता है, वो भी अलाउड नहीं है। फिर आता है पैराफ्रेजिंग, वर्ड्स आर ओरिजिनल बट आइडिया ऑफ समवन एल्स। जैसे मैंने कोई आइडिया दिया कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से सारा सेटअप करना है, उसके बाद आपने उसी अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके और छाप दिया और अपना नाम दे दिया, मुझे उसका कोई क्रेडिट नहीं है, तो वो भी एक गलत है। वो कौन सा होता है, पैराफ्रेजिंग। इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है नॉर्मली, कि इस तरीके से किसी के आइडिया किसी का था, आपने उस पर रिसर्च की है और रिसर्च रिपोर्ट दी है, तो वो कौन सा प्लेजरिज्म है, तो वो कौन सा है, पैराफ्रेजिंग। सेल्फ ऑटोप्लेस भी है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मैंने पहले कोई रिसर्च कर रखी है ऑलरेडी, अब दोबारा मैंने रिसर्च की तो उसी को उठा के उसमें सेट कर दी, तो ये कौन सा हो गया, सेल्फ। और ऑटो, कॉपी फ्रॉम वंस ऑन प्रीवियस रिसर्च, खुद की रिसर्च से। फैब्रिकेशन एंड, अब ये तो कौन से थे, प्लेजरिज्म के कुछ टाइप्स थे। अब आता है सेकंड, कौन सा, फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन, यानी आप जो भी रिसर्च दो वो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए, यानी गलत भी नहीं होनी चाहिए और फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रिपीटेड पब्लिकेशन, यानी बार बार आप सेम चीज को बार बार छाप रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं रिपीटेड होती है। एक्सेप्ट, कंप्लीट एंड समरी। अब इसका एक्सेप्शन है, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ी ब्रॉडर वे में आपने कोई भी रिसर्च पब्लिश करवानी है, तो उसमें उसका छोटा एक तरीके से, तो एक तरफ तो दे दी आपने कंप्लीट, फिर एक तरफ उसकी दे दी समरी, तो अलग अलग में एक ही रिसर्च को आपने दो पार्ट में पब्लिश किया, तो ये पॉसिबल है। लेकिन सेम चीज को रिपीटेड पब्लिकेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है पार्शियल पब्लिकेशन। पार्शियल में क्या होता है कि एक्सेप्ट ब्रॉड स्टडी, यानी बड़ी कोई स्टडी है और एक, एंड इंक्लूड मोर देन वन सब्जेक्ट और इट्स एस्पेक्ट्स, यानी कोई भी बड़ी स्टडी आप कर रहे हो और उसमें छोटे छोटे डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, तब तो अलाउड है अलग अलग पब्लिकेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि एक 10 पन्ने की अगर कोई आपने पब्लिश करनी है, 5 अलग अलग पब्लिश करके 2 का आपने बेनिफिट लिया, नॉट पॉसिबल। नो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन विद अदर फेलो रिसर्चर्स, यानी आपके साथ 3-4 लोगों ने मिलकर रिसर्च करी है, आपने अकेले ही सारा क्रेडिट ले लिया, इट इज ऑल्सो अनएथिकल। इसके बाद आता है, अब इसको हम कंक्लूड करें तो इसका सबसे पहले तो कंक्लूजन से पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एथिकल होता है, अगर रिसर्च एथिकल है तो ओके है, बट नॉन एथिकल है तो उसका जो प्रभाव होता है वो किस तरीके से पड़ता है। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है रिपोर्ट पर, फिर उसके बाद एनालिसिस पर, फिर कलेक्शन। यानी जो एथिकल और अनएथिकल होता है उसका जो प्रभाव होता है सबसे पहले जो लास्ट में आप रिपोर्ट देने वाले हो कहीं ना कहीं उसी पर होता है, फिर आपने किस तरीके से डेटा इकट्ठा किया रिपोर्ट बनाने पर उसमें होता है, फिर कलेक्शन कैसे किया है उसमें होता है। यानी कनेक्शन ऑफ एथिक्स इन रिसर्च इज मोर ऑफन विद रिपोर्ट देन एनालिसिस देन कलेक्शन। ओके, अब जो क्राइटेरिया होते हैं गुड रिसर्च के वो क्या क्या हो सकते हैं। गुड रिसर्च के जो क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन है, सर्टेन क्राइटेरियाज, वो है प्रपोज पर्पस, ये पर्पस है, पर्पस शुड बी क्लियरली डिफाइंड, यानी जो भी आपका रिसर्च का है, जो भी आपने रिसर्च आइडेंटिफाई की है प्रॉब्लम, उसका जो पर्पस है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, प्रोसीजर शुड बी डिस्क्राइब्ड अप्रोप्रिएटली। इसका क्या रीजन है कि आपने जो भी रिसर्च बनाई है उसमें जो भी प्रोसीजर को आपने फॉलो किया है उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना इसलिए आवश्यक है कि फर्दर अगर कोई आपकी थ्योरी से आगे रिसर्च करना चाहे तो वो प्रॉपरली आपने क्या क्या किस तरीके से किया उसको रीड करके अप्रोप्रिएटली आगे रिसर्च को बढ़ा सके, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। प्रोसीजरल डिजाइन शुड बी केयरफुली प्लान, जो भी आपने प्रोसीजरल डिजाइन, जिस तरीके से प्रोसीजर को सेट किया है, जिस वे में आप आगे बढ़े हैं, वो सारा एक प्रॉपरली होना चाहिए। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बी चेक्ड केयरफुली, जो भी आपकी रिसर्च है उसकी वैलिड है या कितनी वैलिडिटी है, और उसकी जो भी रिलायबिलिटी है उस पर रिलाई किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, प्रॉपरली चेक्ड होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ डेटा शुड बी सफिशिएंटली एडिक्वेट टू रिवील इट्स सिग्निफिकेंस, जो भी डेटा है उसका एनालिसिस किस तरीके से होना चाहिए कि इसका पर्टिकुलर कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डेटा शुड बी सफिशिएंटली एडिक्वेट, यानी पर्याप्त रूप से उसका एडिक्वेटली अप्रोप्रिएटली उसका क्या होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए।
हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स बी अप्लाइड, जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो वेरी हाई होने चाहिए। उसके बाद फाइंडिंग अनएम्बिग्यूसली प्रेजेंटेड, फाइंडिंग्स अनएम्बिग्यूसली प्रेजेंटेड, यानी जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपने लास्ट में आपकी फाइंडिंग्स ड्रॉ की हैं वो अनएम्बिग्यूसली, एम्बिग्यूस और अनएम्बिग्यूस का क्या अर्थ होता है? अनएम्बिग्यूस का मतलब होता है उसमें कमियां नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसमें कमियां नहीं होनी चाहिए। फाइंडिंग्स अनएम्बिग्यूसली प्रेजेंटेड, जो भी आप प्रेजेंट करो। कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए लास्ट में रिपोर्ट वो डेटा एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए, अपनी मनमर्जी से उसमें कोई भी फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए। इफ एनी लिमिटेशन देन इट शुड बी डिस्क्राइब्ड, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको प्रॉपरली आप डिस्क्राइब करो। जैसे आपको रिसर्च करते वक्त लास्ट में समझ में आ गई कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमियां छूट गई हैं, खामियां रह गई हैं, तो आप उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करो। इन शॉर्ट इट मस्ट हैव सिस्टमैटिसिटी, लॉजिसिटी एंड एम्पिरिकल एंड रेप्लिकेबल, यानी जो भी आपने रिसर्च की है वो लॉजिकल होनी चाहिए, सिस्टमैटिसिटी उसमें होनी चाहिए, वो सिस्टमैटिक वे में हो, उसके अलावा वो एम्पिरिकल हो, अच्छे से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो। सो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च मैथडोलॉजी सेक्शन 1 ऑफ सिलेबस ऑफ एमपी। जो भी एमपैट का एग्जाम है उसका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन ए है, उसको हमने पूरी तरीके से लगभग डिस्कस किया है। ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय अस। सो आगे के जो सेक्शन बी हैं और सी है उनको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।